न्यूयॉर्क के एक पुराने बंदरगाह पर नील और डोमिनिक नाम के दो व्यक्ति एक पुराने जहाज मोर्टिमर की मरम्मत कर रहे होते हैं। ये जहाज 1920 के दशक का है। तभी एक व्यक्ति जहाज से एक धातु की प्लेट निकालने लगता है क्योंकि वह बहुत कीमती है और उसे बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। जैसे ही वह प्लेट निकालता है, नील एक डिब्बे का दरवाजा खोल देता है जिसे अंदर का दबाव बाहर आता है और दोनों पीछे गिर जाते हैं। तभी नील कहता है कि सब ठीक है, लेकिन डोमिनिक को शक होता है कि उसने उस दरवाजे से कुछ बाहर आते देखा है। तभी अचानक से एक अजीब सा जीव नील के सामने से भागता है। वह नील से टकराता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसे देख नील का साथी उसकी मदद करने जाता है। लेकिन तभी वहीं डरावना जीव सामने आ जाता है। उसके पंजे चूहे जैसे होते हैं। बिना कुछ सोचे वह जीव नील पर हमला करता है और अपने तेज दांतों से उसका कान काट लेता है, जिसे देख डोमिनिक डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह इंजन वाले कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि वहीं डरावना जीव उसके पास ही है। डर के मारे उसे वापस लौटना पड़ता है। भागते हुए वह गलती से नील के कटे हुए कान पर पैर रख देती है और फिसलकर उसी डिब्बे में गिर जाती है, जो अब उस जीव के छुपने की जगह बन गई है। तभी डोमिनिक जैसे तैसे उठती है और बाहर झांकती है तो वह देखती है कि एक चूहे जैसा राक्षस उसकी ओर छलांग लगा रहा है। फिर सीन यहीं पर कट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सेलेना है, जो कि टर्मिनल की ओर दौड़ रही है। वहाँ वह पीट नाम के एक जहाज के कर्मचारी से मिलती है। पीट उससे पूछता है, क्या तुम किसी से डरकर भाग रही हो? क्योंकि सेलेना बहुत घबराई हुई लगती है। तभी सेलेना बताती है कि वह एक बर्थडे पार्टी में वेटरेस का काम कर रही थी, लेकिन जब पार्टी खत्म हुई तो जन्मदिन मनाने वाली लड़की सिंडी और उसके दोस्त सड़कों पर पार्टी जारी रखना चाहते थे और सेलेना का पीछा करने लगे। सेलेना बस जल्दी से घर लौटना चाहती थी और जहाज पकड़ने आई है, जिसे सुन पीट उससे कहता है कि वह नीचे वाले डेक पर चली जाए और खुद सोचता है कि उन लड़कियों को कैसे रोकें। फिर कुछ ही पलों बाद सिंडी और उसके दोस्त सेलेना को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। वे पीट से पूछते हैं कि क्या उसने सेलेना को देखा है, जिस पर पीट कहता है वह ऊपर वाले डेक पर गई है। यह सुनकर वे सब उसके पीछे जहाज के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। उधर सभी यात्री और क्रू मेंबर जहाज पर चढ़ चुके होते हैं, जिन्हें देख कप्तान बिल ऐलान करता है कि अब यात्रा जल्द ही शुरू होगी। लेकिन तभी कंट्रोल रूम से माइक नाम का ऑपरेटर एक संदेश भेजता है और कहता है कि जहाज को कुछ देर के लिए रोक दें क्योंकि रास्ते में बहुत घना कोहरा है। फिर भी कप्तान माइक से कहता है कि वह और इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत देर से ड्यूटी पर है और अब घर जाना चाहते हैं, इसलिए बिल जहाज को चलाने की इजाजत दे देता है। हालांकि माइक चेतावनी देता है कि रास्ते में कोहरा बहुत घना है, इसलिए जब तक जहाज अगले बंदरगाह पर नहीं पहुंचता तब तक वह लगातार संपर्क में रहेगा। जैसे ही जहाज रवाना होता है, सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। उनमें से एक नर्स होती है जिसका नाम एम्बर है। वह देखती है कि बैरी नाम का एक पुराना जान पहचान वाला आदमी उसकी सीट पर सो रहा है। तभी अचानक बैरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यह जहाज शापित है। लेकिन एम्बर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। वह उसे एक एनर्जी ड्रिंक देती है ताकि वह बाकी सफर के लिए तरोताजा हो सके। उधर नीचे वाले डेक पर सेलेना अब भी छुपी होती है। तभी उसकी मुलाकात फिर से पीट से होती है, जिसे देख सेलेना उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। फिर दोनों अपनी जिंदगी और अपने सपनों के बारे में बात करने लगते हैं। तभी पीट कहता है कि वह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। वहीं सेलेना बताती है कि उसने अपने सपनों को एक नोटबुक में लिख रखा है, लेकिन अभी तक वह उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। दोनों की बातचीत चल रही होती है। उसी समय जहाज के एक दूसरे हिस्से में एक युवक जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पोशाक पहने होता है, वह थोड़ा आराम महसूस करने के लिए दूसरे डेक पर चला जाता है। तभी अचानक उसे किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता। जब वह वापस अपनी सीट पर लौटता है तो देखता है कि उसका मुखौटा अब सीट पर नहीं बल्कि गलियारे में पड़ा है। वह उसे उठाने जाता है और सोचता है कि अब उसे हमेशा मुखौटा पहनकर ही रहना चाहिए। तभी वहीं राक्षस उसके पीछे आता है और उसके पैरों पर हमला कर देता है, जिसे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह हाथ में पकड़ी मशाल से उसके सिर के पीछे वार करता है और उसे खत्म कर देता है। फिर कुछ देर बाद सेलेना बाथरूम जाती है, लेकिन तभी वहीं पर एम्बर भी आ जाती है और कहती है कि उसे सेलेना की नोटबुक जमीन पर पड़ी मिली थी, जिसे देख सेलेना उसे धन्यवाद कहती है। लेकिन जैसे ही एम्बर वहां से चली जाती है, सेलेना वह नोटबुक कूड़ेदान में फेंक देती है क्योंकि अब उसे अपने सपनों और न्यूयॉर्क शहर से कोई मतलब नहीं रह गया। वह बिना ध्यान दिए बाथरूम से बाहर निकल जाती है, ये जाने बिना कि पास के एक केबिन में वही राक्षस किसी इंसान को खा रहा है। फिर सफर चलता रहता है, लेकिन जहाज पर एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए नियमित जांच पर जाता है। तभी उसे मिकी माउस जैसी हंसी सुनाई देती है। जब वह सीढ़ियों की तरफ देखता है तो देखता है कि कोई तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। वह जांच करने वहां जाता है, लेकिन तभी किसी ने उसके पैर पर हथौड़े से वार किया और वह जमीन पर गिर जाता है। हथौड़े के वार से उसका हथियार हाथ से छूट जाता है। जब वह उसे उठाने की कोशिश करता है तो फिर से हथौड़े से उसके हाथ पर वार किया जाता है। अब वह डर के मारे मिकी माउस को देखता है और जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। सेलेना जो पास से गुजर रही होती है, वह उसकी आवाज सुन लेती है और भागकर देखने जाती है कि क्या हुआ। जैसे ही वह जहाज के पिछले हिस्से में पहुंचती है, वह देखती है कि एक
माउस जो सस्पेंडर्स पहने हुए हैं पुलिस कर्मी को उसके पैर से पकड़कर जहाज के प्रोपेलर की ओर फेंक रहा है। फिर कुछ ही सेकंड में प्रोपेलर की वजह से पुलिसकर्मी का सिर फट जाता है। अब मिकी माउस सेलेना की तरफ देखने लगता है। सेलेना यह डरावना दृश्य देखकर घबरा जाती है, लेकिन मिकी माउस को उसे देखकर पहली नजर में प्यार हो जाता है। वह सेलेना को पुलिसकर्मी के शरीर का एक टुकड़ा गिफ्ट की तरह देने की कोशिश करता है। फिर बाद में सेलेना पीट और एम्बर के साथ अधिकारी डियाज से मिलती है। जैसे ही वह उन्हें सब बताने लगती है, वह डर के मारे वहां से भाग जाती है। वह दावा करती है कि उसने एक बहुत बड़ा मिकी माउस देखा है जो एक पुलिसकर्मी को मार रहा था, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। फिर भी डियाज एम्बर से कहता है कि वह सेलेना को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए और खुद लापता पुलिसकर्मी को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर कंट्रोल रूम में कैप्टन बिल देखता है कि कोहरा पहले से भी ज्यादा गहरा और खतरनाक हो गया है। वह कंट्रोल सेंटर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है जहां पुराने सभी कैप्टनों की तस्वीरें एक साथ चिपकी होती हैं। बिल हैरान होता है कि यह किसने किया, और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है मिकी माउस पीछे से उस पर हमला कर देता है। वह स्टील की रस्सी से कैप्टन को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। फिर भी मिकी माउस पूरी ताकत लगाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है। अब जब मिकी माउस ने जहाज पर कब्जा कर लिया है तो वह कंट्रोल संभाल लेता है और जहाज की दिशा बदल देता है। इसके बाद वह गाना बजाना शुरू करता है। फिर कुछ देर बाद टॉमी, जो कि जहाज का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है, केबिन में आता है और वहां वह कप्तान का कटा हुआ सिर देखता है और डर जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि अब वही नया कप्तान बन गया है। वह स्थिति को संभालने और सबको सुरक्षित रखने का फैसला करता है। फिर वह पीट को, जो अब उसका पहला सहायक बन चुका है, उसे आदेश देता है कि वह सभी क्रू मेंबर्स को निचले डेक पर भेज दे ताकि उन्हें ऊपर क्या हुआ इसका पता न चले। अधिकारी डियाज को भी इसमें मदद करनी होती है और साथ ही उसे उस व्यक्ति को भी ढूंढना होता है जिसने असली कप्तान को मारा है। इस बीच मिकी माउस जहाज के दूसरे डेक की तरफ घूम रहा होता है। तभी उसे सिंडी की दो दोस्त मिलती हैं जो अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो ले रही होती हैं। तभी बिना कुछ सोचे मिकी माउस पास में खड़ी एक फोर्कलिफ्ट चालू करता है और उसे तेजी से लड़कियों की तरफ चलाता है। जब तक लड़कियां भाग पाती, मिकी माउस वाहन से लोहे का कांटे उठाता है और सीधा उन पर वार कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां मौके पर ही मारी जाती हैं। तभी उसी समय नर्स एम्बर पास से जा रही होती है और वह यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि सेलेना जो कह रही थी वह बिल्कुल सही था। वह जल्दी से सेलेना को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ती है। उसी वक्त पीट और बाकी टीम यात्रियों से कहती है कि वे सभी निचले डेक पर चले जाएं। जब सब यात्री अंदर चले जाते हैं तो पीट, एम्बर और सेलेना भी अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है, जिसे देख अब यात्रियों में घबराहट बढ़ने लगती है। इसी अफरा तफरी में एक क्रू मेंबर चिल्ला देता है कि कप्तान को मार दिया गया है। ये सुनते ही दंगा शुरू हो जाता है। हर किसी को लगता है कि जहाज पर कोई हमला कर रहा है। तभी अधिकारी डियाज लोगों को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो भी हो हम सब एक साथ बचेंगे। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करता है, मिकी माउस झाड़ू को उसकी गर्दन में घुसा देता है और वह सबसे पहले मारा जाता है। जैसे ही लोग उस डरावने मिकी माउस को देखते हैं, पूरा क्रू उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, लेकिन मिकी माउस आग बुझाने वाली पाइप का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जब पूरे डेक पर पानी भर जाता है तो मिकी माउस पानी पर बिजली के वायर फेंक देता है। इससे सभी को जोरदार बिजली का झटका लगता है। इस भारी गड़बड़ के बीच एम्बर, पीट और सेलेना डर के मारे दूसरे डेक की ओर भाग जाते हैं। वहां उन्हें सिंडी एक बेंच पर सोती हुई मिलती है। इस डरावने अनुभव के बाद वे तीनों यह तय करते हैं कि उन्हें रेडियो से संपर्क करना चाहिए और कमांड सेंटर जाकर जहाज को वापस बंदरगाह पर ले जाना चाहिए। इसी बीच मिकी माउस भी अपने नए शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे बियर की कुछ बोतलों वाला एक काउंटर दिखता है और वह एक बोतल उठाना चाहता है, लेकिन उसकी तेज सूंघने की शक्ति उसे किसी की गंध महसूस कराती है। वह गंध एक और क्रू मेंबर की होती है जिसका नाम है माटेओ। वह अपनी माँ के साथ किसी तरह बच गया था, लेकिन उसकी माँ बिजली के झटके से बेहोश हो गई थी। लेकिन सौभाग्य से इससे पहले कि मिकी माउस माटेओ को पकड़ पाता, एक और यात्री मूसा वहां पहुंच जाता है और माटेओ को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इसी बीच जहाज के दूसरे हिस्से में जैमी नाम की एक लड़की, जो निचले डेक पर नहीं गई थी, वह एक बेंच पर सो रहे पुलिसकर्मी को देखती है। वह उसे उठाकर बताती है कि लाइट में कुछ गड़बड़ है और उससे मदद मांगती है कि वो साथ चलकर देखे क्या हो रहा है। जब वो दोनों स्टाफ रूम में पहुंचते हैं तो पुलिस वाला अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता और बिजली का सिस्टम भी ठीक काम कर रहा होता है। असल में जैमी उस पुलिस वाले को पहले से जानती थी और वो चाहती थी कि दोनों अकेले में कुछ रोमांटिक पल बिता सकें, इसलिए उसने उसे वहां बुलाया था। लेकिन उनके लिए बदकिस्मती से मिकी माउस वहां एक अलमारी में छिपा हुआ था। फिर अचानक मिकी माउस ने अपने ब्लेड से पुलिस वाले को ऐसी जगह मारा जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और उसका खून पूरे कमरे में फैल गया, जिसे देख जैमी डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिकी माउस समय बर्बाद किए बिना उसके गले पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ सेलेना और उसका समूह कैप्टन के केबिन में पहुंचता है, लेकिन इसी
दौरान सिंडी उनसे अलग हो जाती है, जिसे देख सिंडी को ढूंढने के लिए सेलेना वापस जाने का फैसला करती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात माटेओ और मूसा से होती है। माटेओ बताता है कि उसने कंस्ट्रक्शन वाले बूट पहन रखे थे, इसलिए उसे बिजली का झटका नहीं लगा। तभी पीट उन्हें कैप्टन के केबिन में बुलाता है, जहां टॉमी रेडियो ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि कमांड सेंटर से संपर्क हो सके। कुछ ही देर बाद टॉमी को लिविंग रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह देखने जाता है तो वह देखता है कि मिकी माउस एक बड़ा सा पुराना टेलीविजन उठाए खड़ा है। तभी टॉमी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही मिकी माउस टेलीविजन को उस पर फेंक देता है, जिससे टॉमी का सिर बुरी तरह कुचल जाता है। उसी समय सिंडी जहाज के गलियारों में अकेली घूम रही होती है। उसे अब एहसास होता है कि वह बाकी सबसे बिछड़ गई है, क्योंकि उसने अपने जन्मदिन पर बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। फिर वह अपने मोबाइल से ग्रुप से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं आता। फिर भी सिंडी गलियारे में चलती रहती है। उसे यह नहीं पता होता कि मिकी माउस उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वह जहाज के बाहरी हिस्से में पहुंचती है, जहां उसे थोड़ा बहुत सिग्नल मिलता है। उसे अपने दोस्त द्वारा भेजी गई एक फोटो मिलती है। जब वह ध्यान से उस फोटो को देखती है तो उसमें मिकी माउस दिखाई देता है, जिसे देख वह बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाती है। चलते चलते वह गलती से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पोशाक पहने हुए लड़के के मुखौटे से टकरा जाती है। जैसे ही वह मुखौटा उठाती है, उस लड़के का कटा हुआ सिर नीचे गिर जाता है। यह देखकर वह और भी डर जाती है। फिर जब वह दूसरी ओर देखती है तो उसे अपने एक और दोस्त की बॉडी दिखाई देती है। अब वह पूरी तरह डर से कांप रही होती है और तभी सामने से मिकी माउस आ जाता है, जिसके हाथ में एक हार्पून होता है। वह सिंडी पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सौभाग्य से सिंडी समय पर वहां से भाग जाती है। फिर वह एक दरवाजा बंद कर देती है और मिकी माउस का मजाक उड़ाने लगती है कि वह कितना धीमा है। लेकिन समस्या ये होती है कि वह दरवाजे के पास रुक जाती है और थक कर सांस लेने लगती है। वहीं ऊपर छत पर उसे खून से लिखा एक डरावना संदेश दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है कि चीखना आपकी दिली इच्छा है। इससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। इस बीच और भी बुरी खबर मिलती है। रेडियो अब टूट चुका है, इसलिए वे कमांड सेंटर से मदद नहीं मांग सकते। अब किसी को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी अचानक सेलेना के पैर को कोई हाथ पकड़ लेता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। लेकिन पता चलता है कि वह बैरी है, वही बूढ़ा आदमी जो पहले ही डेक के नीचे जाने के आदेश की अनदेखी करके कप्तान के केबिन में छिप गया था। बैरी बताता है कि वह उस चूहे के बारे में जानता है जो अब सबको मार रहा है। वह कहता है कि उसका असली नाम स्टीमबोट विली है। फिर बैरी अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। 1950 के दशक में जब वह जहाज पर काम करता था तो उसने एक रहस्यमय चूहे के बारे में सुना था, जिसे कैप्टन वॉल्टर ने बनाया था, जिसे लोग वॉल्ट कहते थे। वॉल्ट की समुद्र में सफर करते समय मुलाकात विली से हुई थी। वह एक चूहे जैसा जीव था जो दिखने में मिकी माउस जैसा लगता था। कहा जाता है कि विली को बच्चों और युवाओं को लुभाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे फेंक दिया गया और एक जहाज मोर्टिमर फेरी में ले जाया गया। हालांकि वहां के कप्तान ने उसे एक दोस्त की तरह पाला और दोनों ने मिलकर समुद्र की यात्रा की। लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान आया, जिसमें वॉल्ट की मौत हो गई और विली उस जहाज पर अकेला रह गया। वह कई सालों तक निचले डेक में छिपा रहा, लेकिन अब किसी तरह आजाद हो गया है। अब वह हर उस इंसान को मारना चाहता है जो उसके रास्ते में आता है। आखिर में बैरी समझाता है कि भले ही ये वही पुराना जहाज नहीं है, लेकिन पैसे बचाने के लिए पुराने जहाज के कुछ हिस्सों को इस नए जहाज में इस्तेमाल किया गया है और उसी के साथ विली भी इस जहाज पर आ गया है। अब जब पीट और बाकी लोगों को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है तो वे तय करते हैं कि वे इंजन रूम में जाएंगे और वहां से फ्लेयर गन लेकर मदद मांगेंगे। इसके लिए वे दो टीमें बना लेते हैं और एम्बर और सेलेना एक दिशा में जाती हैं, बल्कि पीट, मूसा और माटेओ दूसरी दिशा में जाते हैं। रास्ते में उन्हें डोमिनिक मिलती है, जो किसी तरह विली के हमले से बच गई थी। वह उन्हें चेतावनी देती है कि जहाज की पाइपलाइन काम नहीं कर रही है और अगर इसे जल्द ठीक नहीं किया गया तो पूरी मशीनरी खराब हो सकती है। इसलिए पीट और मूसा उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाते हैं, जबकि माटेओ से कहा जाता है कि वह गलियारे में ही रुके, क्योंकि अंदर जाना जोखिम भरा हो सकता है। अंदर जाकर पीट को एक टूटी हुई पाइप मिलती है और वह उसे ठीक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक डोमिनिक मूसा के सिर पर रिंच मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वह एक हेलमेट पहनती है जो मिकी माउस के कानों जैसा दिखता है और बताती है कि वह विली के आदेशों का पालन कर रही है। डोमिनिक कहती है कि मिकी माउस पूरे जहाज का कंट्रोल चाहता है, क्योंकि वह किसी खास इंसान को ढूंढ रहा है जो कभी समंदर में खो गया था। इसी बीच विली एक ऊपरी गलियारे से एम्बर और सेलेना के ठीक ऊपर चलने लगता है। दोनों चुपचाप बिना आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एम्बर का पैर फर्श पर रखी एक नुकीली कील पर पड़ जाता है। उससे पहले कि वह दर्द से चिल्ला सके, सेलेना जल्दी से उसका मुंह ढक लेती है और एम्बर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। फिर वह फ्लेयर वाले बॉक्स की ओर इशारा करती है और सेलेना उसे लेने दौड़ती है, लेकिन तभी उसे एक फुफकारने की आवाज आती है और उसके ठीक पास ही मिकी माउस खड़ा होता है, जिसके हाथ में कानों से बना एक अजीब गुलदस्ता होता है, जिसे देख सेलेना डर से चिल्ला पड़ती है। लेकिन एम्बर इस मौके का फायदा उठाती है और पेचकस लेकर मिकी माउस पर अटैक करती है,
जिसे मिकी माउस दर्द में चिल्लाता है और एम्बर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सेलेना एक लोहे की छड़ से उसे मारती है, जिससे वह दूर जा गिरता है। फिर दोनों लड़कियां किसी तरह विली से भागने में सफल हो जाती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि फ्लेयर गन बॉक्स के अंदर नहीं है। असल में डोमिनिक ने पहले ही फ्लेयर गन चुरा ली थी ताकि कोई भी विली की योजना को नाकाम न कर सके। जब डोमिनिक सब कुछ समझा रही होती है तो वह रिंच उठाती है और पीठ पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी मिकी माउस वहां आ जाता है, जिसे देख डोमिनिक उसके पास जाती है। लेकिन मिकी माउस बहुत गुस्से में होता है। वह अपनी आंख से पेचकस निकालता है और बिना रुके डोमिनिक की गर्दन पर काट लेता है, जिसे देख पीट इस मौके का फायदा उठाता है। वह फ्लेयर गन उठाता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन मूसा कहता है कि वह चूहे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, इसलिए वह पीट और माटेओ को यहाँ से भागने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही पीट इंजन रूम से बाहर निकलता है और माटेओ को साथ ले जाता है, तभी मूसा ईंधन टैंक पर फ्लेयर दाग देता है और अपनी जान देकर खुद को बलिदान कर देता है। इस धमाके से पूरा इंजन रूम फट जाता है और विली भी घायल हो जाता है। लेकिन सौभाग्य से पीट और माटेओ समय रहते भाग निकलते हैं। वहीं सेलेना और एम्बर छत पर होती हैं, जो उस कमरे के ठीक ऊपर है जहां वे छिपे हुए थे। दोनों लड़कियां पीट और माटेओ को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सारी जगह पानी से भरने लगती है और छत पर इतना मलबा होता है कि वे उसे हटा नहीं पाती। सेलेना और एम्बर मिलकर मेहनत करती हैं और एक छोटा रास्ता खोल लेती है, जो माटेओ के निकलने के लिए काफी बड़ा होता है। फिर पीट माटेओ को वहां पहुंचने में मदद करता है, लेकिन तभी विली फिर से आ जाता है और पीट के पैर को काट लेता है। इसके बावजूद पीट माटेओ को बचा लेता है। अब जब पीट के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता तो वह विली को सामने से लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है और साथ चलने को कहती है। फिर भी पीट खुद को कप्तान मानता है, इसलिए वह सेलेना से कहता है कि वह खुद को बचाए और भाग जाए, जबकि वो विली को रोकने के लिए पीछे रुकता है। फिर आखिर में विली वहां आता है और पीट और विली दोनों का पानी के नीचे आमना सामना होता है, जबकि सेलेना और एम्बर भागने पर मजबूर हो जाती हैं। पीट के बलिदान के बाद भी एम्बर को लगता है कि विली अभी मरा नहीं है और वो जल्द ही बाकी बचे लोगों पर हमला करेगा। अब दोनों सोचने लगती हैं कि विली से कैसे लड़ा जाए। तभी माटेओ एक तस्वीर दिखाता है जो बैरी ने खींची थी। इस तस्वीर में दिखता है कि कैप्टन वॉल्ट और विली के अलावा एक और चूहा भी था। लगता है कि वो दूसरा चूहा तूफान के दौरान समुद्र में गिर गया था और विली उसी की तलाश कर रहा है। जब सेलेना यह बात सुनती है तो उसे विली को फंसाने का एक आइडिया आता है। वो जल्दी से सिंडी के सूटकेस की तलाश में दौड़ती है और जब उसे सूटकेस मिलता है तो उसमें सफेद रंग की पोल्का डॉट वाली एक ड्रेस पाती है, जो देखने में मिन्नी माउस की ड्रेस जैसी है। सेलेना सोचती है कि यह ड्रेस उसकी योजना के लिए एकदम सही है, इसलिए वह विली को आकर्षित करने के लिए वही ड्रेस पहन लेती है। उधर एम्बर और माटेओ नाव के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक जहाज उनकी नाव के पास से गुजर रहा है। एम्बर तेजी से हाथ हिलाकर कप्तान को बुलाती है, जिसे देख कप्तान जवाब में हाथ हिलाता है और उन्हें बचाने के लिए अपनी ओर से आता है। लेकिन उसी समय एम्बर को एक जानी पहचानी सी फुफकार सुनाई देती है और वो डर के मारे मुड़कर देखती है तो विली सामने खड़ा होता है। वो एक लोहे की छड़ पकड़े होता है और एम्बर पर हमला करने दौड़ता है। एम्बर लोहे की छड़ से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिसल कर नीचे गिर जाती है। तभी विली उसे वहीं मार डालने वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक और सीटी की आवाज सुनाई देती है और कोई उसे उसके नाम से पुकारता है। जब वह मुड़कर देखता है तो सेलेना मिकी जैसी टोपी पहने खड़ी होती है और वो खुद को विली के खोए हुए साथी के रूप में दिखाने की कोशिश करती है। जैसे ही विली पास आता है, सेलेना उस पर हथौड़े से वार करती है, लेकिन विली तेज होता है और हमले से बच जाता है। इसके बाद सेलेना एम्बर की मदद करने दौड़ती है, लेकिन माटेओ पीछे अकेला रह जाता है। विली माटेओ को पकड़कर उसे नाव से नीचे फेंक देता है, जिसे देख सेलेना उसके पीछे भागती है, लेकिन वो खुद भी फिसलकर जहाज के किनारे लटक जाती है। फिर विली एक लोहे की छड़ उठाता है और उसे नीचे गिराने ही वाला होता है, लेकिन सेलेना को देखकर उसे अपने पुराने साथी की याद आ जाती है जो तूफान में खो गया था। इसीलिए विली उसे धक्का देने की बजाय लोहे की छड़ से उसे ऊपर खींच लेता है और इस तरह सेलेना की जान बच जाती है। इसके बाद विली उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस बार असली फूल देता है, लेकिन तभी एम्बर होश में आ जाती है और विली पर चिल्लाती है, जिसे सुन विली का ध्यान भटक जाता है और सेलेना उसके सिर पर कैंची से वार करती है और विली गिरते समय विरोध करता है, लेकिन फिर भी अलविदा कहता है और समुद्र में गिर जाता है। इस तरह उसका अंत हो जाता है। इसके बाद सेलेना माटेओ को ढूंढने जाती है, जो एक डस्टबिन को पकड़कर बच गया होता है। फिर कुछ घंटे बाद एक बचाव जहाज आता है जिसमें माटेओ के पिता होते हैं। वो सेलेना और एम्बर को अपने बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। जाने से पहले माटेओ कहता है कि उसे सेलेना की डायरी मिल गई है और वो उसे लौटा देता है। इस भयानक अनुभव के बाद सेलेना फैसला करती है कि अब वो अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी और न्यूयॉर्क में ही रहने का फैसला लेती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि बहुत दूर समुद्र में विली का शरीर कचरे के ढेर के साथ मिला है और चौंकाने वाली बात यह है कि विली अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, उसका खोया हुआ साथी भी उसके सामने आ गया है। अब न्यूयॉर्क शहर पर चूहों की जोड़ी का आतंक छाने वाला है, जो अब चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद कमांड सेंटर में माइक रेडियो पर मदद की आवाज सुनता है। ये कॉल पीट की होती है, जो विली से लड़ाई के बाद बच गया
है और जहाज में फंसा हुआ है। वो माइक से मदद मांग रहा है, जिस पर माइक तुरंत उसे बचाने निकल पड़ता है। लेकिन क्या वो पीट को खोज पाएगा? ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।